नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस किताब के बारे में बात करेंगे उसका नाम है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, जिसके लेखक है डैनियल कारमेन। इस किताब से आप जानिएगा, अगर आपकी सोच सकारात्मक हो और आपकी लक्ष्य स्थिर हो तो आप अपनी सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ते जाइएगा। जीवन में कुछ भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आप सोचते हैं, जबकि आप इसके बारे में सोच रहे हैं। दो सिस्टम हमारी सोचने की तरीके को संचालित करती है और चुनाव करती है। kahneman बताते हैं, सिस्टम 1 तेज, सहज और भावनात्मक है। सिस्टम 2 धीमा, अधिक विचारशील और अधिक तार्किक है। मन के भीतर दो सिस्टम कैसे कार्य करते हैं, इसके जांच करते हुए kahneman असाधारण क्षमताओं के साथ साथ तेज सोच के पूर्वाग्रह और हमारी विचारों और हमारी पसंद पर सहज प्रभाव के व्यापक प्रभाव को उजागर करता है। हम कैसे सोचते हैं, इसके बारे में एक जीवित बातचीत में पाठक को शामिल करते हुए वो दिखाते हैं कि हम अपने अनजान पर भरोसा करते हैं और हम धीमी सोच के लाभ में कैसे टिप कर सकते हैं। तर्कसंगत अधिक एजेंट के मानक मॉडल के साथ दिमाग में दो सिस्टम के छठी कोण के विपरीत होता है। आपका व्यवहार आपके दिमाग में दो सिस्टम से निर्धारित किया जाता है, एक सचेतन और दूसरा संचालित। खुशी बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने समय के उपयोग को नियंत्रित करें। क्या आपको उन चीज़ों को करने के लिए और समय मिल सकता है जिन्हें आप करने में आपका मजा आता है? kahneman के अनुसार आपके दिमाग में दो सिस्टम को नियमानुसार डिजाइन करता है। सिस्टम 1 तेज है, ये संचालित रूप से और अनैच्छिक रूप से संचालित होता है। ये अचेतन है, रोका नहीं जा सकता है और नियंत्रण चलता रहता है। हम इसे सहजता से और सहज रूप से रोजमर्रा के फैसलों पर लागू करते हैं। जब हम गाड़ी चलाते हैं, अपनी उम्र याद करते हैं या किसी के चेहरे के भाव की व्याख्या करते हैं। सिस्टम 2 धीमा है, ये केवल तभी कहा जा सकता है जब समस्याओं का तर्क करना, विश्लेषण और समाधान करना आवश्यक हो। ये सिस्टम 1 निर्णय की पुष्टि या सुधार करता है, अधिक विश्वसनीय है, लेकिन इसमें समय, प्रयास और एकाग्रता लगता है। सोचने और आत्मनियंत्रण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उपयोग के साथ हमारी मानसिक क्षमता सामान्य हो जाती है। उपयोग के साथ हमारी मानसिक क्षमता समाप्त हो जाती है और हमें कम से कम प्रतिरोध का रास्ता अपनाने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। सिस्टम 1 और सिस्टम 2 हमारी धारणाओं और निर्णयों को प्रभावित करने के लिए एक साथ कैसे काम करते हैं। हमें दोनों ही सिस्टम की आवश्यकता है और जब हम गलतियों से ग्रस्त होते हैं तो जागरूक होना महत्वपूर्ण है। आपकी मस्तिष्क असलियत है और आपके कारण बाधिक त्रुटियां करता है। यहाँ आपको ये दिखाता है, एक आसान तरीके दिखाया है कि टू सिस्टम का ये संघर्ष आपको कैसे प्रभावित करता है। ये बल्ले और गेंद की समस्या कहा जाता है। जब सिस्टम 1 को एक कठिन समस्या का समाधान करना पड़ता है जिन्हें वो हल नहीं कर सकता है, तो ये विवरण तैयार करने के लिए सिस्टम 2 को कार्रवाई में बुलाएंगे। लेकिन कभी कभी आपको दिमाग समस्याओं को उतना ही सरल मान लेता है जितना वो वास्तव में होता है और आप एक गलती करते हैं। आपका दिमाग ऐसा क्यों नहीं करता है? आदतों की तरह ही वो ऊर्जा बचाना चाहता है। कम से कम प्रयास का नियम कहता है कि मस्तिष्क प्रत्येक कार्य करने के लिए न्यूनतम मात्रा में ऊर्जा का उपयोग करता है जिसमें वो दूर हो सकता है। इसलिए जब ऐसा लगता है कि सिस्टम 1 चीज़ों को संभाल सकता है तो ये सिस्टम 2 को सक्रिय नहीं करेगा। इस मामले में हालांकि ये आपका अपने सभी IQ पाउंडों का उपयोग नहीं करने की आड़ में जाता है, भले ही आपका वास्तव में इसकी आवश्यकता हो। इसलिए हमारा मस्तिष्क हमारी सीमाओं को सीमित कर देता है। आलस्य से बुद्धि। जब आप पैसे के बारे में निर्णय ले रहे हो तो आपकी भावनाओं को घर पर छोड़ दें। भले ही अर्थशास्त्र के बारे में मिल्टन फ्रीडमैन की शोध के इस सत्य को आज की काम की नींद है, लेकिन इस पर तथ्य की चपेट आए कि होमो इकोनॉमिक्स
वो पुरुष जो केवल तर्कसंगत शोध के आधार पर कार्य करता है, पहली बार जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा पेश किया गया था, हमसे काफ़ी मिलता जुलता नहीं है। इन दो पंथियों की कल्पना करें। एक, आपको S1000 दिए गए हैं, फिर आपके पास और निश्चित S500 प्राप्त करने या एक और S1000 जीतने के लिए 50% जुआ लेने की बीच विकल्प है। दो, आपको S2000 दिए गए हैं, फिर आपके पास S500 खोने की फिक्स या एक और S1000 खोने की 50% संभावना के साथ जुआ खेलने के बीच विकल्प है। आप प्रत्येक के लिए कौन सा विकल्प चुनेंगे? यदि आप अधिकांश लोगों को पसंद करते हैं तो आपका परिणाम 1 में सुरक्षित S500 लेंगे। फिर भी S1000, S1500 या S2000 पर समाप्त होने की संभावना दोनों में समान है। इनका कारण नुकसान से बचना है। हमारे पास जो पहले से है उसे खोने का हमारा बहुत अधिक डर है, क्योंकि हम और अधिक प्राप्त करने में इच्छुक हैं। S2000 से शुरू करने से आपको लगता है कि आप एक बेहतर पारिस्थितिक स्थिति में है जिसे आप सुरक्षित रखना चाहते हैं। अंत में हम पैसे के कारण कम संवेदनशील होने से जितना अधिक हमारे पास होता है, जब आपके पास S2000 होता है तो S500 का नुकसान S500 के लाभ से छोटा लगता है। जब आपके पास केवल S1000 होता है, इसलिए आपके पास एक मौका है कि आप अधिक संभावना होती है। इन बातों से अवगत रहिए। बस आपकी भावनाओं को जानने के बाद आपको भ्रमित करने का प्रयास करें। जब पैसे की बात करने का समय आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा। आंकड़े संभावना पर विचार करने का प्रयास करें और जब आइस आपके पसंदों में तो उसके अनुसार कार्य करें। भावनाओं को उन रास्ते पर आने मदद दें जहां आपका कोई नए हिसाब नहीं है। आखिरकार किसी भी अच्छे पोकर खिलाड़ी के लिए नियम संख्या 1 है, आपकी भावनाओं को घर पर छोड़ दें। दूसरा खंड स्पष्टीकरण प्रदान करता है कि मनुष्य सहनीय रूप से सोचने के लिए संघर्ष क्यों करते हैं। ये विभिन्न स्थितियों का दस्तावेजीकरण करने शुरू होता है जिनमें हम या तो दावी आधार निर्णयों पर पहुंचते हैं या परिणामों के साथ सटीक उचित समस्याओं को जोड़ने में विकल्प होते हैं। kahneman इन घटनाओं की व्याख्या अनुमान के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए करते हैं। kahneman और Tversky ने मूल रूप से इन विषयों पर अपने 1974 के लेख में जजमेंट ऑर्डर, अनस्टडी ह्यूरिस्टिक्स एंड बायसेस शीर्षक चर्चा की थी। kahneman ह्यूरिस्टिक्स का उपयोग इस बात पर जोर देने के लिए करता है कि सिस्टम 1 सोच में प्रत्येक नए अनुभव पैटर्न बनाने बजाय मौजूदा पैटर्न या विचारों के साथ नई जानकारियों को जोड़ना शामिल है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा जिसने केवल सीधे किनारों वाली आकृतियाँ देखी है, वो पहली बार किसी वृत्त को देखने के समय एक अष्टभुज का अनुभव कर सकता है, एक कानूनी रूप के रूप में। अनुमानिक सोच तब सीमित एक न्यायाधीश केवल उसी तरह के ऐतिहासिक मामलों के बारे में सोचने में सक्षम होगा जब उस मामले के अटूट पहलू पर विचार करने के बजाय एक नया विवाद प्रस्तुत किया जाए। सांख्यिकीय समस्याओं के लिए स्पष्टीकरण देने के अलावा सिद्धांत मानव पूर्वाग्रहों के लिए एक स्पष्टीकरण भी प्रदान करता है। एक प्रभाव अप्रासंगिक सत्ताओं के प्रभावित होने की प्रवृत्ति के नाम देता है। अधिक कम समस्याओं में दिखाया गया प्रयोगस्तु विषयों में अधिक कम प्रतिक्रिया दी। एक उदाहरण के रूप में, अधिकांश लोगों को जब पूछा गया कि गांधी जी की मृत्यु के समय उनकी आयु 114 वर्ष अधिक थी, तब वे अन्य लोगों की तुलना में मृत्यु के समय उनकी आयु की बहुअधिक अनुमान प्रदान करेंगे। जिनमें से पूछा गया कि गांधी जी की आयु 35 वर्ष से कम थी या नहीं। प्रयोग से पता चलता है कि अप्रासंगिक जानकारियों से लोगों का व्यवहार जितना वो जानते हैं उससे कम अधिक प्रभावित होता है। उपलब्धता अनुमानिक एक मानसिक रैकेट है जो तब होता है जब लोग घटनाओं को संभावनाओं के बारे में निर्णय लेने की
उदाहरणों के बारे में सोचना कितना आसान है। उपलब्धता अनुमानी इन धारणाओं पर काम करना है कि यदि आप इसके बारे में सोच सकते हैं तो ये महत्वपूर्ण होना चाहिए। किसी भी क्रिया को जुड़े परिणामों की उपलब्धता सकारात्मक रूप से उन क्रियाओं के परिणामों की परिणाम की धारणाओं से संबंधित होता है। दूसरे शब्दों में किसी चीज को परिणामों को याद करना जितना आसान होता है, हम इन परिणामों को उतना ही अधिक समझते हैं। कभी कभी ये अनुमान ही फायदेमंद होता है, लेकिन जिन आवृत्ति पर घटनाओं के दिमाग में आती है वो आमतौर पर वास्तविक जीवन में इसी घटनाओं की संभावनाओं का सटीक प्रतिनिधित्व नहीं होता है। सिस्टम 1 में कठिन प्रश्न के स्थान पर सरल प्रश्न रखने की संभावना है। कानेमन ने अपने सबसे प्रसिद्ध और सबसे विवादास्पद प्रयोग लीडा समस्या के संदर्भ में विषयों की एक काल्पनिक लीडा युवा अक्ल मुखर और बुद्धिमान के बारे में बताया, जो एक छात्र के रूप में भेदाभेद से बहुत चिंतित थे और सामाजिक नहीं। उन्होंने पूछा कि क्या अधिक संभावना है कि लीडा एक बुक टेलर है या एक बुक टेलर और एक सक्रिय नारीवादी है। भारी प्रतिक्रिया रही थी कि नारीवादी बुक टेलर की संभावना बुक टेलर के तुलना में अधिक थी, जो संभावना की उपेक्षा करते हुए एक वैज्ञानिक राय यह है कि विषय ने इन प्रभाव के लिए एक अस्थिर सांस्कृतिक प्रभाव जोड़ा है कि दूसरे के उत्तर में एक विषय या लीडा नारीवादी नहीं थी। कानेमन एक नया आशावादी पूर्वाग्रह के बारे में लिखते हैं जो सजा नामक पूर्वाग्रह के सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है। ये पूर्वाग्रह नियंत्रण का भ्रम पैदा करता है। ये भ्रम कि हमारे पास अपने जीवन पर पर्याप्त नियंत्रण है। वो बताते हैं कि मनुष्य जटिलता के ध्यान में रखने में विफल होते हैं और दुनिया के बारे में उनकी समझ में टिप्पणियों का एक छोटा और अनिवार्य रूप से गैर प्रतिनिधित्व सेट होता है। इसके अलावा दिमाग आमतौर पर मौके की भूमिका के लिए जिम्मेदारी नहीं हो सकता है और इसके लिए ये गलत तरीके से मानना है कि भविष्य की घटना के समान होगी। फ्लेमिंग वो संदर्भ है जिसमें बिल्कुल प्रस्तुति किए जाते हैं। प्रयोग विषयों को पूछा गया कि क्या वो उत्तरजीविता दर 90% होने पर सर्जरी का विकल्प चुनेंगे, जबकि अन्य को बताया गया कि मृत्यु दर 10% है। पहले फ्लेमिंग ने स्वीकृति दी कि वृद्धि की भले ही स्थिति अलग नहीं थी, इस बात पर विचार करने के बजाय कि एक वृद्धिशील निवेश सकारात्मक रिटर्न देगा। लोग खराब के बाद अच्छा पैसा फेंकते हैं और खराब संभावनाओं वाली परियोजना में निवेश करना जारी रखते हैं। जो पहले ही महत्वपूर्ण संभावनाओं निवेश करना जारी रखते हैं, जो पहले ही महत्वपूर्ण साधनों का उपयोग कर चुके हैं। अधिक रूप से ये खेद की भावनाओं से बचने के लिए है। मन जो कुछ भी जानता है उस पर अनुचित विश्वास के लिए समर्पित है। इससे पता चलता है कि लोग अक्सर दुनिया के बारे में कितना समझते हैं और विशेष रूप से मौके की भूमिकाओं को कम करके आंकते हैं। इस परिस्थिति में अत्यधिक निश्चयता से संभावित है जब कोई घटना घटित होता है या विकसित होने के बाद समझ जाती है। अति आत्मविश्वास के विषय में कानेमन की राय नसीम निकोलस तालब से प्रभावित है। कानेमन ने डैनियल बर्नली के पारंपरिक उपयोगिता सिद्धांत में देखी गई प्रयोगात्मक ध्यान में रखते हुए अपने नोबेल पुरस्कार का आधा संभावना सिद्धांत विकसित किया। कानेमन के अनुसार उपयोगिता सिद्धांत आर्थिक तर्कसंगतता की तार्किक धारणा है जो लोगों की वास्तविक पसंद का प्रतिनिधित्व नहीं करता है और सजानात्मक पूर्वाग्रहों की ध्यान में नहीं रखते हैं। कानेमन ने एक वैज्ञानिक उपाय का प्रस्ताव रखा जो क्षण में आनंद या दर्द का आकलन करता है और फिर समय के साथ अभिमयक होता है। कानेमन के इस अनुभवी कल्याण को कहा और इसे एक अलग शब्द से जोड़ा। उन्होंने ये याद किए गए कल्याण से अलग किया जिसे चुनावों मानने का प्रयास किया था। उन्होंने पाया कि खुशी के ये दो उपाय अलग अलग हैं,
लेखक की महत्वपूर्ण खोज ये थी कि समय को याद रखना खुशंत या अप्रिय अनुभवी अवधि की परवाह नहीं करता है। इसके बजाय ये पूर्वाग्रही रूप से अनुभव को अधिकतम या न्यूनतम अनुभव के आधार पर और जिस तरह से समाप्त करता है उसका मूल्यांकन करता है। याद रखने वाला आत्मरोगी के अंतिम निष्कर्ष पर हावी हो गया। अजीब जैसा लग सकता है। kahneman लिखते हैं, मैं अपनी याद रखने वाला समय हूँ और अनुभव करने वाला समय जो मेरा जीवन यापन करता है मेरे लिए एक अजनबी की तरह है। kahneman का सुझाव है कि नए कार जैसी जीवन की घटनाओं पर जोर देने से इसके वास्तविक मूल्यों का विकृति भ्रम हो सकता है। ये ध्यान केंद्रित वाला भ्रम कठिन प्रेरणा और वास्तव की प्रतिस्थापित करने से पहले के विचारों की समीक्षा करता है। धन्यवाद।